हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस की रेलवेज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? स्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या टार्टरिक एसिड? तो पहले खुद से आंसर करना है। खुद से कितना कर पाते हैं आपको ये भी करना है, एवोल्यूशन भी करना है उसमें, है ना, प्रोग्रेस भी करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है, देख लीजिए आपका सही हुआ था या गलत हुआ था। ठीक है, तो ग्रेप्स में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं यानी अंगूर में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टार्टरिक एसिड। बात करें ऑक्जेलिक की तो ऑक्जेलिक होता है टोमेटो में। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये रहता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एसिटिक एसिड किस में? विनीगर में। ठीक है, तो और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या ऐसे एसिड्स हैं जो हम लोग को खास करके फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं। तो एप्पल से मिलता है मैलिक एसिड, लेमन से मिलता है साइट्रिक एसिड, ग्रेप से मिलता है टार्टरिक एसिड जो कि इस ऑप्शन में था। ठीक है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये भी ऑप्शन में था आपका। उसके बाद विनेगर से एसिटिक एसिड, कर्ड से लैक्टिक एसिड, ऑरेंज से एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोला जाता है। और टी से टैनिक एसिड। स्टोमक जूस जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। और एंट और बी यानी चूटी के काटने से जो एसिड रिलीज होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू पोलिनेशन बाय विंड? तो बोला गया कि अगर पोलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है तो बताइए उस टर्म के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब पोलिनेशन तो हो रहा है लेकिन विंड के द्वारा हो रहा है पोलिनेशन, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? ठीक है, क्या होगा बताइएगा। कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा एनिमोफिली। ठीक है, तो एनिमोफिली ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, तो पोलिनेशन तो मैंने बोल दिया कि पोलिनेशन, पहले ये तो समझिए पोलिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो समझिएगा कि फ्लावर में जो होता है, फूल में जो होता है, उसमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल में फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर में भी मेल फीमेल होता है। ठीक है, तो जब मेल का पोलन ग्रेन, ठीक है, या मेल का पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फीमेल के एंथर तक, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का मेल मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, जिसको हम लोग मेल पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और एंथर से जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग पोलिनेशन। ठीक है, तो जब पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खी दिखाया गया है, तो मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है? पोलिनेशन का ट्रांसफ़र हो सक माने पोलिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे मधुमक्खी का नहीं पूछा, यहाँ पे बोला है अगर विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, आगे सुनिए। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 5 cm in front of it. At what distance from the front of the mirror is the image located? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक कनकेव मिरर है, दिमाग बैठा लिए, कनकेव मिरर है। ठीक है, उसका जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है वो 3 गुना आ रहा है। ठीक है, 3 times मैग्नीफाइड। ठीक है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि 5 सेंटीमीटर वो मिरर के सामने है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट मिरर द इमेज लोकेटेड? तो बोला गया है कि वो जो है 5 सेंटीमीटर फ्रंट में लोकेटेड है, बताइए इमेज का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है m=-v/u, ये तो वहाँ से निकलेगा, खुद से ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। ठीक है, तो देखिए v दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3 गुना, 3 दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन। उसके बाद बात करें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम लोग u बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये है आपका 5 सेंटीमीटर। और कहाँ पे बोला है? फ्रंट ऑफ इट, है ना। और मिरर कौन सा है? कनकेव है, तो कनकेव मिरर के लिए u क्या होता है? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग v का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ 4 kg इज लाइंग एट रेस्ट, मैंने एक बोला गया कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, अंडर अंडर द
अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इट गेन ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो बोला गया कि पहले रेस्ट पे था, अभी कुछ फोर्स लगाने की वजह से वो उसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। बताइए उस पर द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। ठीक है, तो फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। ठीक, तो वर्क डन बाय ये जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है कि वर्क डन होता क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को समझिए। वर्क डन होता है आपका नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, कितना फोर्स उस पार्टिकल पे लगा, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन का ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियली आपका बॉडी रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, तो हम लोग डायरेक्ट करके आंसर कर सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो वेलोसिटी भी नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बोला गया है कि पहले तो जीरो पे था, अभी 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वी के जगह पे 5 मीटर पर सेकंड लगा देंगे और एम पे 4 kg लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 जूल। तो याद रखिएगा वर्क डन जो होता है वो क्या किसके बराबर हो सकता है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स किसके बराबर होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए 60 कूलम चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। तो बोला गया है कि कितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, आप अगर एक 60 कूलम चार्ज का थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, किसके थ्रू ये करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं आप, 1.5 वोल्ट के थ्रू मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कितना एनर्जी लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 जूल। कहाँ से है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, या ऐसे भी बोल सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, W इज इक्वल टू होता है क्यू वी, तो डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला से ही आया था, ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं था। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, या फिर ऐसे भी बहुत बार बोला जाता है कि व्हाट डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब जो वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड अपॉन यूनिट चार्ज। ठीक है, या फिर चार्ज बोलिए। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 90 जूल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ऑपरेट अमॉन्ग द चार्ज पार्टिकल। तो बोला गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है उनमें कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहले खुद से ट्राई कर लिया होगा आपने। तो देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो चार्ज पार्टिकल में किस तरह का फोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आगे सुनिएगा। Two resistors each of 20 ohm are connected in parallel and this combination is connected across a 40 volt supply voltage. Find the resistance in the circuit. तो बोला गया कि दो रेजिस्टेंस है जिसको आपने पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, और उस पर वो जो पास कर रहा है कितने वोल्टेज से, 40 वोल्टेज से। ठीक है, 40 वोल्टेज का सप्लाई दिया हुआ है। बताइए कि रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है तो उसको कैसे ये करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या होता है, ये अब पैरेलल के केस में कितना होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर 20 ओम पैरेलल में लगेगा तो उसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो। ठीक है, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 तो कितना आएगा आपका, 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से 2/20 आ जाएगा, यानी कि कट पीट करके कितना आएगा, 10 आएगा। याद रखना है आपका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की बात करें अगर सीरीज में तो क्या होता है, वो सिंपली जोड़ दिया जाता है। ठीक, और ये भी पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछा जाता है कि बताइए कि सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है
या पैरेलल कम्बिनेशन में। तो याद रखना है सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं होता है और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। उसके बाद बात करें करंट की, तो करंट जो होता है वो सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन आपको कंफ्यूज करवा सकता है। तो याद रखना है कि वोल्टेज जो होता है वो सीरीज में अलग अलग होता है। अगर सीरीज कम्बिनेशन है तो वोल्टेज अलग अलग होगा। अगर बात करें करंट की, तो करंट में सीरीज कम्बिनेशन में सबका सेम सेम होता है। कटल फिश बिलोंग्स टू फाइलम, तो बोला गया कि कटल फिश है, बताइए ये किस फाइलम से रिलेटेड है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोलस्का। ठीक है, कटल फिश जो है, ये कटल फिश को और एक नाम से भी जानते हैं हम लोग, लोलिगो। ठीक है, ये कौन से फाइलम से रिलेटेड है? मोलस्का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। आयरन में जंग लगना जो है वो किस तरह का चेंज है? तो ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये केमिकल चेंज इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, जबकि केमिकल में बन रहा है यहाँ पे। और एक्चुअली आयरन में जब जंग लगता है तो बनता क्या है, यहाँ देखिए, जब आयरन में जंग लगता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो एक नया मॉलिक्यूल, नया सब्सटेंस बन गया है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है, रस्टिंग वुड ओनली बी ये फिजिकल, रस्टिंग तभी फिजिकल होता इफ़ आयरन मॉलिक्यूल्स रिमेन्ड प्योर आयरन थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी कि आयरन का मॉलिक्यूल अगर आयरन ही रह जाता तो वो फिजिकल चेंज होता, लेकिन क्योंकि आयरन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लिया है। इन ए पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो बोला गया कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो किस तरह का प्रॉपर्टीज़, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिक्रीज़ करेगा, यानी लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ये इधर मेरा आप अगर इसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो लेफ्ट से हम लोग को राइट की तरफ जाना है। अब बताइए इनमें से कौन सा है जो कि डिक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने से बढ़ता है और अगर इधर से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सॉरी एटॉमिक रेडियस घटता है। ठीक है, तो ये जो एरो साइन जिधर भी दिया गया है उसका मतलब वो चीज़ बढ़ रहा है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोला गया है तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ऊपर से नीचे तक आइएगा तो घट रहा है। तो एरो जिधर दिया हुआ है इसका मतलब वो चीज़ बढ़ रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट हम लोग का रेडियस जो है वो घटता है, क्योंकि देखिए एरो तो इधर है, इसका मतलब रेडियस, अगर बात करें इधर से इधर तो रेडियस घटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस। तो बोला गया कि ये बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ ए मैन। तो बोला गया कि किसी आदमी का जो दिमाग है वो कमज़ोर हो गया, बताइए उसका कौन सा वाला पार्ट इंजर्ड हुआ है, मेडुला हुआ है, सेरिबेलम हुआ है, सेरिब्रम हुआ है या फिर हाइपोथैलेमस हुआ है, बताइए कौन सा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सुनिएगा, हम लोगों का जो मेमोरी पावर होता है, ठीक है, यानी कि कोई रीजनिंग, कोई चीज़ को याद रखना, किसी क्वेश्चंस को बना देना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, वो एक्चुअली सेरिब्रम का काम है। ठीक है, तो सेरिब्रम ही है जो हमारे सारे मेमोरी के काम करते हैं। ठीक है, जैसे रीजनिंग है, कंसेप्चुअल है, तो वो सारा काम सेरिब्रम में होता है। और बात करें हम लोग तो ये जो है आपका, मैंने आपको याददाश्त में कमज़ोर होगा तो इसका मतलब सेरिब्रम आपका डैमेज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सेरिब्रम है, उसके बाद आपका सेरिबेलम होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सेरिबेलम है, उसके बाद है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा लोअर पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें तो सेरिब्रम हम लोगों का रीजनिंग, थिंकिंग स्किल में हेल्प करता है। बात करें सेरिबेलम की, तो ये जो है सेरिबेलम जो है ये हम लोगों का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि आप अगर खड़े हो पा रहे हैं तो ये सेरिबेलम की वजह से कर पा रहे हैं। जैसे
कोई अगर नशा करके आता है तो देखिए वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो उसका कारण क्या है कि उसका सेरिबेलम जो है ठीक से काम नहीं कर रहा होता है उस टाइम, सेरिबेलम, ठीक है। तो आपको पोस्चर वगैरह बैलेंस करने में सेरिबेलम ही हेल्प करता है। बात करें मेडुला ऑब्लंगाटा की, तो ये लोअर पार्ट है, और मेडुला ऑब्लंगाटा क्या काम करता है ये देखिए। इट इज़ लोकेटेड मीन्स इट इज़ वेयर योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कनेक्ट। तो बोला गया कि ब्रेन को और स्पाइनल कोड को जोड़ता कौन है, तो ये है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट को है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। जो इनवॉलंट्री एक्चुअल में जो इनवॉलंट्री है उस चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। उसके बाद बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बताता है, बॉडी टेम्परेचर बताता है, ठीक है। हार्मोन को रेगुलेट करता है, तो ये सारी चीज़ कौन करता है, या फिर भूख लगना, प्यास लगना, ये सब को कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, या फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आगे सुनिए। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूजेस। तो बोला गया कि सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है, पनडुब्बी के अंदर से किसी वाटर में कौन ऑब्जेक्ट है, बाहर में कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आंसर किया आपने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप जो है ये सबमरीन में यूज़ किया जाता है ताकि बाहर में देख सके कि कोई नाव तो नहीं आ रहा है, कोई शिप तो नहीं आ रहा है, कोई अटैकर्स तो नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई हमला करने के लिए तो नहीं आ रहा है, तो ये होता है आपका पेरिस्कोप। विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द प्लांट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है कि हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, तो ये होगा स्टेमन। याद रखने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि मेल से मैन, तो स्टेमन, ठीक है। अगर बात करें फीमेल का रिप्रोडक्टिव क्या होता है, कार्पल होता है, ठीक है। कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। अल्कली मेटल आर असाइंड विच ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बोला गया कि अल्कली मेटल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखा गया है, सेकंड ग्रुप, 18 ग्रुप, थर्ड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप। क्या होगा, आंसर कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। तो अल्कली मेटल को रखा गया फर्स्ट ग्रुप में, अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा गया है सेकंड ग्रुप में। आइडेंटिफाई ए वे टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो बोला गया है कि अब फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। by lowering the temperature of burning, by increasing the efficiency of the combustion process, by increasing the number of carbon molecules, by decreasing the latent heat। तो पोल्यूशन जो हो रहा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से उसको कैसे कम किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर कर लीजिए आप पहले खुद से। तो इसका कारण समझिए, पोल्यूशन का एक्चुअली कारण क्या होता है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो जितना कंप्लीट कंबशन नहीं होगा उतना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि पोल्यूशन का कारण बनता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कंप्लीट कंबशन होगा उतना कम ही पोल्यूशन होगा। तो बोला गया है कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस, यानी कितना अच्छे से जल पा रहा है वो जो फ्यूल है, वो जितना अच्छा से जल पाएगा उतना कम पोल्यूशन होगा, जितना अगर अच्छे से नहीं जलेगा तो वो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम लोग को क्या बनाना है, एक्चुअली इफ़िशेंसी बढ़ाना है, ठीक है। इफ़िशेंसी होता क्या है, आउटपुट बटे इनपुट कितना दिया जा रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है। अगर आउटपुट अच्छा मिल रहा है तो इसका मतलब इफ़िशेंसी अच्छा है, ठीक है। अब मैच करने के लिए आया है, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो एक्चुअली मिथानोइक एसिड की बात करें, मिथानोइक एसिड का जो यूज़ होता है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है, यानी कीड़े मकोड़े को मारने के लिए मिथानोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो यूज़ है वो माउथ फ्रेशनर बोलिए, माउथ वॉश की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका टूथपेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट। उसके बाद बात करें एसीटोन का, तो एसीटोन जो है ये नेल पॉलिश बोलिए, नेल पेंट बोलिए, इसको हटाने के लिए एसीटोन का यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत बार
गर्ल्स लोग जो है वो नेल पेंट को अगर हटाना चाहती है तो वो एसीटोन का ही यूज़ करती है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके कैल्शियम कार्बोनेट किस में रहता है, टूथपेस्ट में रहता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड माउथ वॉश में रहता है, ठीक है, माउथ फ्रेशनर बोलिए, और मिथोनिक एसिड इंसेक्टिसाइड, मिथोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स को मारने में। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। तो बताइए जो साउंड वेव का स्टडी है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रोपोगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्टिक्स, फोनोटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स या एक्रोस्टिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक। बात करें बाकी सब ऑप्शन की तो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक्स में बताता है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बिहेवियर कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो, ये हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। उसके बाद फोटोनिक्स की बात करें तो फोटोनिक्स जो है ये डील्स करता है डिक्टेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ लाइट को। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो एक्चुअली मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स। द एक्सटेंशन फॉर एन MS वर्ड 2070, तो ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। द एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड का जो एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्स एक्स। अगला वाला क्वेश्चन है इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स वेयर एज इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मेल्स। तो इनमें से कौन सा है जो यूज़ किया जाता है मेल को सेंड करने में और कौन सा है जो कि मेल को रिसीव करने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। SMTP यूज़ किया जाता है मेल को सेंड करने में, और बात करें POP का तो ये यूज़ किया जाता है मैसेज को मेल को रिसीव करने में, ठीक है। एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिए। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP का बात करें तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जाता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए, जबकि बात करें POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, एक सेंड करने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। तो POP रिसीव करने के लिए और SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये सेंड करने के लिए। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे इस